मान के चलिए अभी जो ब्रिजभूषण शरण जो क्राइम किए थे उनके क्षेत्र में आपको लगता है कि उनके खिलाफ कोई एफआईआर करने जाएगा कमजोर व्यक्ति? आपको लगता है ऐसा? नहीं जाएगा। तो वैसे स्थिति में आप कहिएगा कि आप साइन करके दीजिए तब हम एफआईआर लिखेंगे, तो ये अपने आप में क्या है कि आप एक्शन ही नहीं लेना चाहते हैं ताकतवर लोगों के खिलाफ में। अगर पुलिस ने आपको अरेस्ट करने की कोशिश की और आपने उसको रेजिस्ट किया क्योंकि वो गलत तरीके से कर रहे हैं, तो फिर वो ये कह सकते हैं कि आपने पब्लिक ऑफिशियल को ऑब्स्ट्रक्ट किया और आपको पिकअप आपके खिलाफ एफआईआर कर सकते हैं। नरेंद्र मोदी कितने भी अपने आप को एक पावरफुल आदमी साबित करने की कोशिश में जुड़े रहे, लेकिन ये बात तो जग जाहिर है ना कि किसानों से उन्होंने मुंह की खाई है, तो वो आम जनता से भी और वकीलों से भी मुंह की खाएंगे। समझना चाहती हूँ कि बहुत लोगों को अभी पता भी नहीं है 3 क्रिमिनल लॉज में कोई बदलाव आ रहा है, मेरे को ऐसा लगता है। तो ये जब पार्लियामेंट में अब हो गया, पास हो गया, उसके बाद आज मैं देख रही हूँ प्रोटेस्ट की बात हो रही है। क्यों इतने सारे लॉयर्स नहीं आ रहे हैं इस लॉ के लिए, प्रोटेस्ट के लिए, या कुछ जजेस क्यों नहीं बात कर रहे? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है जो आप कह रहे हैं। इतने सारे लॉयर्स, पहले तो लॉयर्स जो है सड़क पे प्रोटेस्ट करना उनका प्रोफेशन नहीं होता है, एक कंपल्सन बन चुका है, तब कोई आया है। और अभी चूंकि परमिशन नहीं मिला, बहुत सारे और भी लोग थे जो नहीं आ पाए। जो बार काउंसिल्स हमारे हैं उन्होंने ऑलरेडी रिटन अपने स्टेटमेंट दे रखे हैं कि इसको अभी रोका जाए, तो स्टेटमेंट उनका सफिशिएंट है। अब कोई सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का एडवोकेट सड़क पे आकर के जिंदाबाद मुर्दाबाद करे, कोई ज़रूरी नहीं है, उसका स्टेटमेंट अपने आप में सफिशिएंट है। अभी तक बात क्या है कि इसका विरोध हम क्यों कर रहे हैं? सर ने नाम को लेके जो बताया, जो पहले सीआरपीसी था उसका नाम है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जबकि वो प्रोसीजर है। उसमें आप किसकी सुरक्षा की बात कर रहे हैं? जो आईपीसी के तहत रजिस्टर्ड होंगे एफआईआर्स, उसका प्रोसीजर आप बताइएगा, प्रक्रिया बताइएगा कि कैसे वो केस को फॉलो अप करेंगे। आप उसका नाम एकदम मिसगाइड करके सुरक्षा संहिता कर दिए। इसमें मतलब एक तो हमारा कंसर्न सिर्फ भाजपा से नहीं है, हमारा कंसर्न इससे भी है कि नासमझ और अनपढ़ लोग इस लॉ का नाम रखे हैं, क्योंकि वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है अपने टाइटल से कि वो एक्ट क्या है। पहले जैसे था सीआरपीसी, तो उसमें प्रोसीजर वर्ड यूज था। प्रोसीजर का मतलब है कि हम कैसी व्यवस्था को चलाएंगे। आईपीसी में पिनल था, मतलब हम कैसे पनिशमेंट करेंगे। इस समय क्या है कि कुछ भी मन में आया नाम रख दिए, और नामकरण खैर भाजपा का तो अपना एजेंडा रहा है। दूसरी चीज़ क्या है कि पार्लियामेंट डिबेट, इससे पहले जितने भी एक्ट्स बने हैं उसमें कभी भी कोई लूफोल्स या कन्फ्यूजन होते हैं, तो यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट भी पार्लियामेंट डिबेट को रेफर करते हैं कि लेजिस्लेचर का इंटेंशन क्या है। अगर कुछ वर्ड्स में जो कि रिटन में एक्ट बन चुका है उसमें कुछ मतलब डिस्क्रिपेंसीज है या कुछ लूपहोल्स है जो क्लियर नहीं हो पा रहा है उस वर्ड से, उस एक्ट से, तो फिर पार्लियामेंट्री डिबेट दिखा जाता है कि इंटेंशन क्या था उस समय लेजिस्लेचर का। इसमें तो इंटेंशन हम देख ही नहीं पाएंगे। हम कहाँ से देख पाएंगे? कोई डिबेट नहीं हुआ, कोई इस पे क्वेश्चन नहीं हुआ, कोई इस क्वेश्चन का आंसर नहीं हुआ, क्योंकि एक तरीके से ये भारत का संहिता नहीं है, ये भाजपा का संहिता कह सकते हैं। उनको जो मर्जी किया उन्होंने लाया, उन्होंने इम्प्लीमेंट कर दिया। और अगर किसी को लगता है कि इसका विरोध नहीं है, तो इसका विरोध पार्लियामेंट के रिजल्ट में आ चुका है, क्योंकि जनता ने उनको इसीलिए इस बार बहुमत नहीं दिया कि इस तरीके के जो भी बकवास लॉ को ला रहे थे वो मनमर्जी से अभी नहीं ला सकते हैं। जैसे लॉज जो 3 कृषि कानून थे, लॉज जो जैसे अगर क्रिमिनल लॉज के बारे में मुझे नहीं लगता आम जनता जानती है। ऑनेस्टली मेरे को लगता है कि जो जनता ने जो नकारा है उसके पीछे कारण फार्मर्स रहे, उन्होंने प्रोटेस्ट किया। शाहीन बाग जहाँ सीए एनआरसी प्रोटेस्ट हमने देखा, वो बहुत बड़ा कारण है। और उसके अलावा और कई कारण, जैसे अग्निवीर स्कीम की हम बात कर लें, जो युवा ने आके प्रोटेस्ट किया, तो ये कारण है। मुझे नहीं लगता कि जो 3 क्रिमिनल लॉ 1 जुलाई से बदलने वाले हैं, लोगों को उसकी भनक भी है। मैं इसको 1 मिनट एक्सप्लेन कर देना चाहता हूँ। चूँकि भाजपा के इंटेंशन से लोग जो है सहमत नहीं थे, और ये जो भी लॉ आ रहा है भाजपा के इंटेंशन से आ रहा है, चाहे वो 3 क्रिमिनल लॉज हो या 3 फार्मर्स लॉज हो। तो इसलिए हम इसको सेपरेट करके नहीं दे सकते हैं कि क्रिमिनल लॉ पे मैंडेट नहीं है, फार्मर्स लॉ पे मैंडेट है। जहाँ तक इसके इम्प्लीमेंटेशन का बात है, जो इससे पहले भी 3 क्रिमिनल लॉज थे उस पर कोई आम नागरिक आपको कोई जवाब नहीं दे पाएगा, कोई एडवोकेट्स ही नहीं दे पाएगा। तभी मैंने पूछा कि आप जिस तरीके से आज आए हैं, तो क्यों नहीं इस पर जो लॉयर्स हैं वो बात कर रहे हैं। और अगर कोई इतना बड़ा चेंज आया है जिससे आम जनता को परेशानी होगी, तो क्यों नहीं लॉयर्स आ रहे हैं, बात कर रहे हैं। और उस तरीके का माहौल हमने नहीं देखा। मुझे लगता है ये बहुत महत्वपूर्ण। मैंने आपको बिल्कुल इसका रिस्पॉन्स दे दिया कि यहाँ पर हमारे बार काउंसिल ने ऑलरेडी रिटन स्टेटमेंट दे रखे हैं, अलग अलग स्टेट ने दे रखे हैं, और यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट भी आज ही इस पर एक्सपर्ट कमेटी बनाने का वो किया है।
कि इस पे बनना चाहिए। दूसरी चीज़ क्या है कि जो हमारा इसमें ऑब्जेक्शन क्या है, जैसे कि सर ने बताया 15 डेज का जो इसमें रिमांड पीरियड था पुलिस के लिए, उसको बढ़ा करके मतलब लिबर्टी दे दिया गया है कि 90 डेज तक कर सकते हैं। अब मुझे जहाँ तक लगता है, मेरा एक्सपीरियंस है कि इंडिया का जो सिस्टम है, मतलब जो जस्टिस सिस्टम है, उसमें एक्सटॉर्शन और ह्यूमन राइट्स का वायलेशन सबसे ज़्यादा कोई करता है तो पुलिस करती है। यहाँ तक कि बेल के नाम पर भी आयु जो होता है, इन्वेस्टिगेटिंग जो भी ऑफिसर होता है, वो जाकर के कोर्ट के सामने सबमिशन पैसा लेगा और नहीं लेगा, इस बात पे उसका सबमिशन चेंज हो जाता है। अगर कोई अक्यूज्ड है और उसका बेल कोई एडवोकेट फाइल करते हैं, तो जब तक आईओ को कुछ मिल नहीं जा रहा है तब तक वो बोलेगा वी रिक्वायर्ड दिस अक्यूज्ड, दिस इज अ सीरियस ऑफेंस, वी कांट रिलीज दिस। जैसे ही उसको पैसा मिलता है उसका स्टेटमेंट चेंज हो जाता है। तो एक बहुत बड़ा रैकेट और एक्सटॉर्शन चलता है पुलिस के द्वारा, यहाँ तक कि यहाँ पर जो लगे हुए दुकान हैं उनसे भी वो लोग पैसा वसूली करते हैं। तो अगर आप उस व्यक्ति को जो पहले से ही अपराधी प्रवृत्ति का रहा है, और ऐसा मेरा स्टेटमेंट नहीं है, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने तो इनको यहाँ तक बोल रखा है कि ये ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स हैं, तो एक क्रिमिनल को आप 15 दिन से बढ़ा करके 90 दिन तक उसके कस्टडी में दे रहे हैं, तो हत्या से लेके एक्सटॉर्शन और बहुत कुछ कर सकता है। सारे पुलिस वालों को क्रिमिनल कह सकते हैं? नेचर ही ऐसा है, नेचर ही ऐसा। मैं किसी व्यक्ति को नहीं कह रहा हूँ, मैं भारतीय जो जस्टिस सिस्टम है इसके पुलिस को कह रहा हूँ। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो 161 के तहत सीआरपीसी का स्टेटमेंट अभी जो सीआरपीसी है उसमें होता है, कोर्ट उसको नहीं मानता है कि उस पर हम जजमेंट दे सकते हैं। कोर्ट ये मान के चलता है कि पुलिस फोर्स यूज करती है और पुलिस यहाँ तक ये स्टेटमेंट गलत लिखती है। मैं आपको एक एग्जाम्पल दे सकता हूँ। यहीं एक पुलिस स्टेशन में एक व्यक्ति गया FIR लिखवाने, उससे कुछ नहीं पूछा गया, उससे सिर्फ आधार कार्ड मांगा गया। उसका जो अपना लड़का था, बड़ा सन जो है, किडनैप हुआ था और मिसिंग का रिपोर्ट दर्ज किया गया, जबकि वो नाम बता रहा है कि किस व्यक्ति पर उसको संदेह है, और यहाँ तक कि वो दिखाया जा रहा है कि सामने वाले ने स्टेटमेंट दिया। तो अब आप सोचिए वो किसके पास जाएगा? स्टेटमेंट उससे बिना पूछे उसी का स्टेटमेंट रजिस्टर कर लिया गया, और यहाँ तक कि उसको बताया भी नहीं गया कि आपके स्टेटमेंट पर रजिस्टर हो रहा है। इसमें क्या है कि इसमें ऑनलाइन भी अगर आप कंप्लेन दे रहे हैं, जो नया क्रिमिनल लॉ जो CRPC आ रहा है, CRPC हम इसलिए बोल रहे हैं कि हमारे लिए वो थोड़ा ईजी है। उसमें क्या है कि आपको साइन करके देना होगा अगर ऑनलाइन भी आप इन्फॉर्मेशन सबमिट कर रहे हैं। तो पहले था कि कोई भी व्यक्ति इन्फॉर्मेशन दे सकता है और उस पर पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी। इसमें मैंडेटरी है कि कम से कम 2 दिन के अंदर जाके आपको पुलिस स्टेशन सिग्नेचर करना होगा। तो कोई ऐसा ऑफेंस हो, जैसे मान के चलिए अभी जो बृजभूषण शरण जो क्राइम किए थे, उनके क्षेत्र में आपको लगता है कि उनके खिलाफ कोई FIR करने जाएगा कमजोर व्यक्ति? आपको लगता है ऐसा? नहीं जाएगा। तो वैसे स्थिति में आप कहिएगा कि आप साइन करके दीजिए तब हम FIR लिखेंगे, तो ये अपने आप में क्या है कि आप एक्शन ही नहीं लेना चाहते हैं ताकतवर लोगों के खिलाफ में। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे हम बात करें, आपने ये जो बात कही, हमने बहुत केसेस देखे, पुणे पोर्शे केस का देखा हमने, वेदांत अग्रवाल को बेल मिल जाती है, और हमने देखा प्रज्वल रेवन्ना जिनके ऊपर अभी तक कुछ उस तरीके से एक्शन नहीं लिया गया है जो लिया जाना चाहिए। तो ये तो पहले से भी जैसे देख रहे हैं हम इनडायरेक्टली तरीके से हो रहा है। अब आप कह रहे हो कि ये डायरेक्टली इन लॉज के द्वारा क्वेश्चन है कि पहले से हो रहा है और उसको और जो है वर्ष बनाया जा रहा है। हमारा अगर इसको चेंज ही करना था तो इसमें पुलिस को कम से कम पावर देना चाहिए था, क्योंकि पुलिस हमारे नज़र में क्राइम करने में ज़्यादा मतलब उसको अपॉर्चुनिटी मिलता है। जिसके पास ताकत होती है वो क्राइम करती है। आज की डेट में भी आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे, रिपोर्ट्स मिल जाएंगे, जिसमें पुलिस 4 अक्यूज्ड को अगर अरेस्ट करती है और उसमें कोई भी एक अक्यूज उसको 1 या 2 लाख रुपए दे देता है, उसको ड्रॉप कर देती है, चार्जशीट में उसका नाम तक मेंशन नहीं करती है। तो ये नॉर्मल प्रैक्टिस है पुलिस का। उसको हम अगर और लिबर्टी दे रहे हैं और अगर उसको पावर ऑथराइज कर रहे हैं तो मिनिमम ये चांस है कि जस्टिस मिलेगा, मैक्सिमम ये चांस है कि ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होगा। और जहाँ तक अभी जो इंटेंशन है बीजेपी का, हम तो यही कहेंगे कि उनका इंटेंशन कुछ है ही नहीं। वो नासमझ और अनपढ़ लोग हैं, उनको पता ही नहीं है कि लॉ को कैसे बनाते और इम्प्लीमेंट करते हैं। अगर उनको करना था तो उन्होंने CPC को टच क्यों नहीं किया? क्योंकि वो थोड़ा इनके लिए जटिल है समझना। तो अब आप बताइए, नाम ही रखने में एक गलती किए, नागरिक सुरक्षा संहिता रखा, जबकि वो प्रोसीजरल एक्ट है। उसमें कौन सा सुरक्षा दे रहे हैं आप? किसको सुरक्षा दे रहे हैं? और जहाँ तक सुरक्षा की बात है, आप 3 से 7 साल का जो पनिशमेंट है कॉग्निजेबल ऑफेंस में, उसको आप पुलिस को लिबर्टी दे रहे हैं कि वो पहले इंक्वायरी करेंगे और फिर वो देखेंगे कि ये कॉग्निजेबल है कि नहीं।
तो इसका मतलब क्या है, वो खुद से जस्टिस करेंगे, खुद से तय करेंगे कि एक मतलब कॉग्निजिबल है कि नहीं। तो ये तो जज का काम है, आप उनको सारे पावर दे रखे हैं इन्वेस्टिगेशन का, जजमेंट का। तो फिर आप पुलिस, आज के नेचर में आपके माइंड में पुलिस क्या है? यहाँ तो दिल्ली में कुछ लोग बात कर पाते हैं, खास करके किसी भी देहात इलाके में चले जाइए, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा के, तो लोग पुलिस को देख के भागते हैं, डरते हैं, क्योंकि आज के डेट में पुलिस उनके लिए अपराधी से भी ज़्यादा ताकतवर और संगठित है। क्योंकि अपराधी को तो हम कह सकते हैं कि हम पुलिस में FIR रजिस्टर करेंगे, पुलिस को हम क्या कह सकते हैं। और अभी आपको एक चीज़ जो कि मतलब काफ़ी स्पेसिफिक है कि पुलिस के अगेंस्ट में कोई भी जो गवर्नमेंट ऑफिशियल है उसके अगेंस्ट में अगर हम FIR करते हैं तो उसके लिए हमें स्टेट से सैंक्शन लेना पड़ता है। और जब स्टेट में पुलिस बैठी हुई है तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो पाता है। हमारे एक मित्र हैं आदर्श नगर पुलिस स्टेशन में, उनके साथ मतलब जो है वायलेशन हुआ था ह्यूमन राइट्स का, उसमें हम लोगों ने FIR कराया था, यहाँ तक कि SC ST के अंडर भी FIR कराया था। लेकिन उस केस में सैंक्शन न मिलने की वजह से पुलिस जो है आज फ्री घूम रहे हैं। तो आपकी बातों से ये समझ आता है कि जैसे लोगों की बात करते हैं तो वो कहते हैं 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी जो मीडिया है वो चला गया, तो अभी हमारा जुडिशरी 3rd पिलर है वो भी ख़त्म हो रहा है। बिल्कुल, वो ऑलरेडी ख़त्म है। और ऐसा मैं इसलिए कह सकता हूँ कि जब कोई जज, जैसे कि रंजन गोगोई अपने जस्टिस को जब जजमेंट को जब सेलिब्रेट कर रहे हैं तो वो कभी भी मतलब निष्पक्ष हो ही नहीं सकते हैं। आपके जजमेंट से न तो आपको खुशी मिलना चाहिए और न ही आपको गम होना चाहिए, क्योंकि अगर आप उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं इट मीन्स दैट जो पार्टी डिफीट हुआ उसके अगेंस्ट में आपका जो है पूरा इंटेंशन था। तो जस्टिस सिस्टम ऑलरेडी प्रेशराइज है। अभी ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज के डेट में ये जो भी लॉ बन रहा है सब जो है कमज़ोर लोगों के खिलाफ है और ताकतवर लोगों के फेवर में है, चाहे कोई भी लॉ बन जाए। और जो भी कास्ट सिस्टम में जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं उनका एक ही संरक्षण है और जुडिशरी है। आज के डेट में आप देखिए बिहार में जो है रिजर्वेशन को इनवैलिडेट कर दिया गया, और वही जो 50% का ये लोग कैप बता रहे हैं, EWS का 10% रिजर्वेशन को सुप्रीम कोर्ट बोला कि ठीक है। तो आज की डेट में एक ही जगह बचा है जुडिशरी, जहाँ पर मतलब जो सवर्ण मानसिकता के, मनुस्मृति मानसिकता के लोग हैं जिनका संरक्षण हो पा रहा है। तो और उसके बाद से पुलिस है। पुलिस तो हमारे लिए एक तरीके से क्राइम करने का सबसे मतलब वैसा कह सकते हैं कि व्यक्ति है जो कभी भी क्राइम करते हैं और ऑलरेडी कर रहे हैं। क्या ये जो लॉज अब 1 जुलाई को इम्प्लीमेंट होने वाले हैं, क्या ये अब बदल जाएंगे जिसके लिए आप ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं? बिल्कुल, क्योंकि आप देखिएगा जो मतलब मेरा सवाल ये इसलिए क्योंकि आप आज 4 लोग हैं जो नहीं ये 4 लोग नहीं हैं। अच्छा, मैंने इसीलिए आपको बोला कि आप लॉयर्स को ऐसा नहीं कह सकते हैं कि 4 लोग हैं, क्योंकि हमारे बार काउंसिल का स्टेटमेंट ऑलरेडी आ चुका है और वो अपने आप में सफिशिएंट है। दूसरी चीज़ क्या है कि आप कह रहे हैं कि वापस होगा कि नहीं, पब्लिक अगर प्रेशर बनेगा, और इसमें लॉयर्स का कुछ खास डायरेक्टली नुकसान होने नहीं जा रहा है। इसमें नुकसान होगा जनरल पब्लिक का। जनरल पब्लिक जितना जल्दी इसको समझते हैं, जनरल पब्लिक को समझाने के लिए मुझे लगता है कि काम जो है वो लॉयर्स का है। और वो मैं ये कह रहा हूँ कि इसके लिए स्टेट का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता था कि अवेयरनेस कैंपेन चलाए, ऐसा कुछ नहीं हुआ। दूसरी चीज़ क्या है कि जो आप इफेक्ट की बात कर रहे हैं, 3 जो फार्मर्स लॉ आए थे वो भी इम्प्लीमेंट हो चुके थे ऑर्डिनेंस के द्वारा, उसको वापस लिया गया। तो हम जब भी किसी चीज़ का विरोध करते हैं तो ये मान के चलते हैं कि हम उसमें सफल होंगे, और ये जनरल पब्लिक के ऊपर डिपेंड करता है। हम लोग तो लागू होने के बाद भी इससे झेलेंगे, लेकिन हमारा कोई डायरेक्टली नुकसान नहीं होगा एज ए लॉयर, बट जनरल पब्लिक का नुकसान हो रहा है, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है, और देश की जो जस्टिस सिस्टम है और मतलब बद से बदतर होने जा रही है। यही हमारा मानना है। जब भी कोई कानून, अगर कोई नया कानून लाया जाए उसका कोई मकसद भी तो होना चाहिए। इसमें क्या मकसद है? जब जैसे आप सुन रहे हैं और देख रहे हैं, इन तीनों कानूनों का कोई मकसद नहीं है। बस ये मकसद है कि लोगों पर ज़्यादा कंट्रोल करना, और छोटी छोटी बातों पर, जैसे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। आज अगर आपने इस कानून के तहत अगर आपने पुलिस के खिलाफ कुछ किया तो वो खिलाफ मतलब अगर पुलिस ने आपको अरेस्ट करने की कोशिश की और आपने उसको रेजिस्ट किया क्योंकि वो गलत तरीके से कर रहे हैं, तो फिर वो ये कह सकते हैं कि आपने पब्लिक ऑफिशियल को ऑब्स्ट्रक्ट किया और आपको पिकअप आपके खिलाफ FIR कर सकते हैं। दूसरा है कि कोर्ट का काम थोड़ा पुलिस को दिया गया है, जो कि ये है कि
अगर कोई 3 से 7 साल का जो केस हो, कॉग्निजेबल ऑफेंस जिसको कहा जाता है, जो सीरियस ऑफेंसेस माने जाते हैं, उनमें पुलिस पहले ये तय कर सकती है कि क्या इस केस को आगे बढ़ना चाहिए। बेसिकली उसका मतलब यही हुआ है। नॉर्मली ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप इंफॉर्मेशन लेके जाएंगे पुलिस थाने में, पुलिस को का ड्यूटी सिर्फ ड्यूटी नहीं है, इट इज़ रिक्वायर्ड, मतलब ये एक ज़रूरत है कानून के तहत कि पुलिस हैज़ टू रजिस्टर एन FIR, और अगर नहीं करती है तो कोर्ट से हम कंप्लेन भी कर सकते हैं, उनके सुपीरियर से भी कंप्लेन कर सकते हैं। अब तो पुलिस, ये कानून के तहत पुलिस को ये पावर दिया गया है कि पुलिस पहले ये डिसाइड करेगी कि क्या इस केस में दम है, ये जो कॉग्निजेबल ऑफेंस वाले हैं, कि मैं इसको आगे बढ़ाऊँ या नहीं। और ये एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट है, ललिता कुमारी करके सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि पुलिस को बिल्कुल ये पावर नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि पुलिस में अगर जिसके साथ भी थोड़ा सा भी पावर हो, वो ऑब्वियसली अब्यूज़ तो करेगी ही करेगी, और ये करती भी है पुलिस, ये सबको पता भी है। और कोर्ट्स ने बार बार ये कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है। तो पुलिस ने कहा है, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब ये पावर है हाथ में, तो ये पावर कि उनको ऑप्शन दिया जाए कि FIR रजिस्टर करे या ना करे, केस को आगे बढ़ाए या ना बढ़ाए, ये पावर बिल्कुल पुलिस को नहीं दिया जाना चाहिए। बट ये कानून बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट और सेटल्ड जो जजमेंट्स हैं उसके बिल्कुल विपरीत है। एक तो ये बात है। उसके अलावा ये जो सेडिशन नाम का जो ऑफेंस है, उसको बहुत बड़े पैमाने से बढ़ाया गया है। अगर पुलिस की राय में या स्टेट की राय में अगर आप कुछ देश या नेशन के खिलाफ कर रहे हैं, और वो तो अगर आप किसी पर्सन के खिलाफ भी कुछ बोले, तो आप आजकल तो कुछ भी बोले, आप अपना व्यू बोलें तो भी उसको नेशन के खिलाफ बोल के आपको अंदर डाला जा सकता है। और जैसे इन्होंने कहा, अंदर रखने का टाइम काफ़ी बढ़ाया गया है। पहले तो ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन था पुलिस कस्टडी में, बाकी फिर जुडिशल कस्टडी में, क्योंकि ये माना जाता है कि पुलिस तो टॉर्चर करके ही इंफॉर्मेशन निकलवा लेती है। और अब इसको बढ़ाया गया है। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि बहुत सारे MPs को निकाला गया, जबकि किसी भी चीज़ में कुछ भी देश के लिए किया गया तो इट इज़ नॉट थ्रू मसल पावर। हमको ये मतलब डिबेट करके उसके पॉजिटिव्स नेगेटिव्स सब कुछ डिस्कस करके ही तो लाना चाहिए। बट इसमें जानबूझ के काफ़ी सारे MPs को मतलब सस्पेंड करके फटाफट कानून को कुछ क्षणों में पास किया गया है। देन दिस इज़ नॉट एन अप्रोप्रिएट लॉ। और ये कहा गया है कि इट इज़ फॉर द प्रोटेक्शन, सुरक्षा, नागरिक सुरक्षा संहिता, बट इट इज़ एक्चुअली एंटी पीपल। ये तो सुरक्षा के बजाय सिर्फ असुरक्षा नहीं, बट लोगों को एक तरह से जल्दी से क्रिमिनलाइज करने का पावर दिया गया है स्टेट में। तो ये बहुत डेंजरस कानून है। और आप जो ये कह रहे हैं कि सिर्फ 4 लोग हैं, नहीं, ये हम लोगों ने ऑलरेडी बहुत प्रोटेस्ट कर चुके हैं। बट हमने सोचा कि ओके, लास्ट डे है वीक का 1 तारीख से पहले, तो कोशिश करते हैं कि एक बार फिर से यहाँ आके प्रोटेस्ट करें, आवाज़ उठाएं। बट लास्ट मिनट में फिर परमिशन नहीं दिया गया, बट फिर भी हम लोग हैं यहाँ पे बात करने के लिए। हाँ, बट बार काउंसिल्स, अलग अलग बार एसोसिएशंस ने भी अलग अलग, मतलब हर कोर्ट का बार एसोसिएशन होता है ना, तो अलग अलग बार एसोसिएशंस ने ऑलरेडी लिखित में बोला है कि दीज आर टेरिबल लॉज, दे शुड नॉट बी इम्प्लीमेंटेड। इसको प्रॉपरली डिस्कस करके ये समझने की बात ये है कि इससे पहले 3 लॉज पास कर दिए जाते हैं पार्लियामेंट में। कृषि कानून किए गए जिसका हमने विरोध देखा, बिना लोगों की परमिशन के। अग्निपथ स्कीम लाई गई, लोगों से पूछा नहीं गया, जनरल मेजर से नहीं पूछा गया, उसका विरोध हम देख रहे हैं। आज हम देख रहे हैं कि लॉयर्स भी आ गए हैं जंतर मंतर पे अपनी आवाज़ उठाने। जो 1 जुलाई से 3 लॉज जो अभी समझाए उन्होंने, वो अब जो इम्प्लीमेंट होने वाले हैं उसके खिलाफ खड़े होने। आपने उनके खुद ही मुँह से सुना कि किस तरीके से ये लॉ सीधे आम जनता पर इफेक्ट डालेंगे। आप क्या सर यस तो आपको ये 3 लॉज के आप भी अगेंस्ट हैं, हाँ, क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं आप? हाँ जी, दिल्ली हाई कोर्ट और बाकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। एक भ्रांति तो मैं ये दूर कर दूं कि ये, हालांकि मेरे हाथ में भी ये क्रिमिनल लॉज ही है, बट इसमें जो तीसरा कानून है, भारतीय साक्ष्य संहिता, विच वॉज अर्लियर इंडियन एविडेंस एक्ट, तो इंडियन एविडेंस एक्ट सिर्फ क्रिमिनल लॉ को गवर्न नहीं करता था, वो भारत में हर तरह की प्रोसीडिंग्स, सिविल
प्लस क्रिमिनल। तो ये अपने आप में सोचना कि सिर्फ क्रिमिनल लॉ के ऊपर इन 3 कानूनों का प्रभाव होने वाला है, ये अपने आप में एक गलत धारणा है। क्योंकि तीसरा कानून भारतीय साक्ष्य संहिता मतलब इंडियन एविडेंस एक्ट, एविडेंस मीन्स एवरीथिंग, कोर्ट में क्या चीज़ एविडेंस मानी जाएगी या नहीं मानी जाएगी। अब वो क्रिमिनल लॉ में भी उतनी ही एप्लीकेबल है जितना कि जैसे ज़मीन जायदाद के जो मसले होते हैं उनको सिविल कोर्ट, सिविल के मसले बोले जाते हैं। तो चाहे डिवोर्स का केस हो, चाहे ज़मीन का केस हो, चाहे कोई भी हिंदुस्तान का कोई भी केस हो, वो इस तीसरे कानून भारतीय साक्ष्य संहिता से गवर्न होगा। और उसमें भी ऐसे बहुत सारे प्रोविजंस हैं जो जो हमारे पिछले एविडेंस एक्ट थे उससे डाइल्यूटेड हैं। और एक और बात पे मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि पहले बेल में क्या होता था कि एक बेल को मिलने का एक बहुत अच्छा ग्राउंड होता था कि देखिए मतलब मैं अगर अक्यूज़्ड हूँ तो मैं जज साहब से बोलता था, जज साहब पुलिस की जो तफ्तीश है वो पूरी हो चुकी है, तो अब इन्वेस्टिगेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो मुझे जेल में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि मैं बाहर आकर किसी गवाह से बदतमीज़ी, छेड़छाड़, डराना धमकाना नहीं करूँगा, तो इसलिए मुझे बेल दे दीजिए। अब क्या हो गया है कि अब पुलिस के पास ये एडिशनल पावर आ गई है कि वो अपनी जो इन्वेस्टिगेशन है उसको हमेशा पार्शियल रख सकती है कि अभी हमें इतना तो हो गया है लेकिन हमें और इन्वेस्टिगेशन करनी है, और जेल में रखने की अवधि पहले ही बढ़ा दी गई है, 60 से 90 दिन कर दी गई है। तो आप ये रीज़न कभी दे ही नहीं पाओगे कि क्योंकि इन्वेस्टिगेशन पूरी हो गई है तो मुझे जेल से बाहर कर दिया जाए। तो एक तरीके से जब तक मर्जी के मालिक, हाँ, तो पुलिस हमेशा ये बोल पाएगी कि नहीं हमारी इन्वेस्टिगेशन अभी पूरी नहीं है, हमें उसे और पूछताछ करनी है। तो इन अ वे आप जेल में ही सड़ते रहोगे और जेल में ही पड़े रहोगे। तो और ये बस टिप ऑफ द आइसबर्ग मैं टच कर रहा हूँ। हैंडकफिंग के अधिकार दे दिए गए हैं। पहले किसी आदमी को अगर आपको हथकड़ी बांध के लेके जाना है तो आपको जज की परमिशन चाहिए, आपको ये साबित करना होता था कि ये इतना खूंखार अपराधी है कि अगर इसको हथकड़ी नहीं लगाई तो कुछ गड़बड़ हो सकती है। आज की डेट में कानून में ही प्रावधान है। तो ये काफ़ी गलत हम पैटर्न सेट कर रहे हैं और इसका विरोध ना केवल वकीलों को बल्कि हिंदुस्तान के सभी नागरिकों को करना चाहिए, इंक्लूडिंग जर्नलिस्ट। मुझे लगता है हिंदुस्तान के नागरिकों को पता ही नहीं है, क्योंकि मुझे ही आज इन लॉज के बारे में जब मैं आप लोगों से मिली तब मुझे पता चला। इसको इतना या तो मतलब प्रमोट नहीं किया गया, और जिस तरीके से लॉज भी पास हुए तो नहीं सुने। ऐसी बात नहीं है कि देखिए कानून पढ़ना अपने आप में काफ़ी बोरिंग काम होता है, इसीलिए वकील बहुत कम लोग बन पाते हैं या बनना चाहते हैं। आई एग्री। तो कानून इतना इंटरेस्टिंग तो होता नहीं है, तो उसको अलग अलग तरीके से बनाना पड़ता है इंटरेस्टिंग। और इसी सिलसिले में बहुत सारे जो आजकल क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन शिफ्ट हो गया है, तो बहुत सारे वकील वीसी के माध्यम से 100 हज़ार लोग उन वीसीज़ में जुड़ते हैं, जूम मीटिंग और गूगल मीट। तो उनमें जो जितने भी सीनियर एडवोकेट्स हैं वो उस माध्यम से लोगों को एजुकेट कर रहे हैं। तो जितने लोग यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं उससे 1000 गुना ज़्यादा एडवोकेट्स ऑल ओवर इंडिया इन कानूनों का अपने अपने तरीके से विरोध कर रहे हैं। और अभी लोगों को कैसे एजुकेट किया जाए इस चीज़ को लेकर? नहीं वो मैं बता तो रहा हूँ, वो कर रहे हैं। अच्छा, जैसे आम जनता सड़कों पे उतरे और ये लॉज को बंद करो, जब इम्प्लीमेंट तो हो गए। जब कोई भी दर्द इंतहा से आगे बढ़ जाता है तो लोग ज़मीन पे मतलब यहाँ पर जंतर मंतर जैसे नीट पे हमने देखा डॉक्टर सबसे ज़्यादा शांति प्रिय लोग माने जाते हैं, लेकिन जब उनका भी दर्द इंतहा से आगे बढ़ गया तो आज भी वो जंतर मंतर पे। तो जब इस BNSS, BNS और तीसरा क्या है BSA, एक तो नाम ही इतने वाहियात हैं नाम ही इतने ख़राब है बट बी दैट एज इट में, ये जब इनके द्वारा जो टॉर्चर बढ़ेगा, जब उनकी इंतहा हो जाएगी तो मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि लोग सड़क पे आएंगे। और देखिए नरेंद्र मोदी कितने भी अपने आप को एक पावरफुल आदमी साबित करने की कोशिश में जुड़े रहें, लेकिन ये बात तो जग जाहिर है ना कि किसानों से उन्होंने मुंह की खाई है, तो वो आम जनता से भी और वकीलों से भी मुंह की खाएंगे। बस थोड़े और लोग आ जाएं।
आप हाँ जी 2-3 पॉइंट्स और हैं। एक है कि देखिए आज के माहौल में 5 करोड़ केस से ज़्यादा पेंडिंग है, ये तो सबको पता है, ये डेटा है। बट 5 करोड़ केसेस होने के बावजूद यहाँ पे इन कानूनों को इंट्रोड्यूस करने के लिए कोई इम्पैक्ट असेसमेंट नहीं किया गया है, यानी कि इन कानूनों को इंट्रोड्यूस करने के बाद उसका क्या नतीजा होगा, कितना ट्रेनिंग करना चाहिए, कितना और डिले बढ़ेगा, तो इस पे कोई भी रिसर्च नहीं किया गया है। तो डेफिनेटली डिले और भी बढ़ेगी। इंडिया ऑलरेडी इतनी इनफेमस है अपनी पेंडेंसी और डिलेज़ के लिए, तो वो भी बढ़ेगा। और उसके अलावा 2-3 केसेस और हैं। हाँ, अगर कोई प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर यानी कि एक बंदा है जो मतलब जो अवेलेबल नहीं है, भगोड़ा जिसको कहते हैं, और अगर उसको ट्रायल में शामिल होने का उसका प्रॉस्पेक्ट थोड़ा कम ही है, तो ये उसके एब्सेंस में ट्रायल कर सकते हैं इस कानून के तहत, विच इज़ टोटली अगेंस्ट हिज राइट। तो एक ये भी है बहुत डेंजरस। तो मतलब जानबूझ के भगोड़ा कहला के दे कैन डू अ ट्रायल अगेंस्ट समबडी इन एब्सेंस, एक ये भी है। और दूसरा है कि कुछ केसेस होते हैं जहाँ पे पुलिस के साथ जाके FIR दर्ज होते हैं, कुछ केसेस को कंप्लेंट्स केसेस कहा जाता है, जहाँ पे हम मैजिस्ट्रेट के साथ जाके सेक्शन 200 के तहत हम कंप्लेंट फाइल करते हैं। उसमें भी जब फाइनली अगर कोर्ट उसको नोटिस देती है कि भाई हाँ ये ऑफेंस कॉग्निजेंस लेती है, जिसको कहते हैं कि जुडिशियल नोटिस ले लिया है, तभी अक्यूज को नोटिस दिया जाता है। बट इसमें कंप्लेंट्स केसेस में अक्यूज को पहले से ही नोटिस दे रहे हैं, तो आप जानते अक्यूज शुरू से ही आएंगे तो पूरे केस में तो पूरा ब्लॉक करके उसको और भी डिले करेंगे। तो ये भी बहुत है। और हाँ, जो जैसे इन्होंने कहा कि अगर किसी हाँ, पहले अगर आधा सेंटेंस हमने सर्व कर लिया है, जितना भी कोई भी क्राइम हो उसके आधे सेंटेंस के लिए अगर ख़त्म हो गया, हम जेल में रहे हैं, तो फिर बेल मिल सकता था उसके बेसिस पे भी। बट अब अगर मल्टीपल चार्जेस हों तो BNSS के तहत ये रिलीफ नहीं मिलेगा। अगर आपके पास, इसका मतलब आपके ऊपर 2 चार्जेस लगाए और आपका आधा टाइम बीत गया है जेल के अंदर, फिर भी आपको बेल नहीं दिया जाएगा। तो इस तरह से बहुत ही ज़्यादा नागरिक के खिलाफ कानून है। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। देखिए लॉयर्स हैं, बता दिया इन्होंने सीधे तौर, हम पहले भी एग्जाम्पल देख चुके हैं, मैं फिर से बता रही हूँ। अग्निपथ स्कीम हो गई, 3 फार्मर्स लॉ हो गए, CA NRC हो गया, उसके अलावा ना जाने कितने अभी इतने पेपर लीक हो रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आम जनता को आना पड़ेगा। ये अगर लॉज आपको समझ आ गए हैं तो सतर्क हो जाइए, ऐसा इन सब लॉयर्स का भी कहना है। और हमारा काम है अवेयरनेस फैलाना। आपका क्या कहना है, क्या आप जानते हैं या नहीं जानते हैं, प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।